Hello, everybody. My name is Love Singh, and I have cleared certain exams like CDS, NDA, AFCAT multiple times. As of now, I am working as a software engineer in a company called KPMG, and I also teach people, and I have taught around 200 plus students in my last batch. अब हम CDS की पॉलिटी कवर कर रहे हैं. अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स देख लिए, प्रेसिडेंशियल पावर्स देख ली, प्रेसिडेंट को पूरा पढ़ लिया. अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे सामने आता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट. तो आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट कवर करेंगे एंड आप लोगों के लिए नोट्स रेडी कर दिए हैं मैंने. ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वहां से जाके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं. इस वीडियो से सुप्रीम कोर्ट समझने के बाद आपके रिवीजन के लिए ये नोट्स हैं एंड आप अपना रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं. शुरू करते हैं यार सुप्रीम कोर्ट को. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी, ये कहाँ से आई है बेसिकली. ठीक है, इसको आप लोग रीड करते रहिएगा आप लोग, बट अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसे समझिएगा. तो सुप्रीम कोर्ट को हम लेकर आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल थी ना, ब्रिटिश प्रिवी, इसको रिप्लेस करके हमने इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम IJS लिया था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट हमारी मोस्ट अथॉरिटेरियन या कि हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है. ठीक है, अब ये हो गया. ठीक है, हमने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया हुआ है. ठीक है, एंड इसका डिस्कशन कहाँ होता है, ये आती है हमारी पार्ट 5 में. ठीक है, पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, देन आर्टिकल 124 से 147 तक जितनी बातें होती हैं दैट इज रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट. अच्छा, ये मैं आपको क्यों बताता हूं कि आर्टिकल 124 से 147 तक जितनी बातें होती हैं ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड डील करती है, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए ना तो आप एलिमिनेट कर सको ऑप्शंस को. ठीक है, इसलिए बताता हूं, तो आपको पता रहेगा ना कि आर्टिकल 124 से लेके भैया 147 तक तो जो भी बात कही जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में कही जाएगी. तो हमें पता है कि हमें एग्जैक्ट आर्टिकल नहीं भी पता है, फिर भी हमें एक रफ आइडिया है कि 124 से 147. तो एग्जाम में पूछा 126 ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है, आपने उसे खट से मार दिया. ठीक है, तो आर्टिकल 124 से 147 जो है ये आपका डील करती है सुप्रीम कोर्ट से, एंड इसको हमने बता ही दिया कि ये किसको रिप्लेस करती है, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल. ठीक है, अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट जज की. ठीक है, अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है तो हम कैसे बनेंगे. ठीक है, तो उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं. पहला तो भैया सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. सिटीजन ऑफ इंडिया होना तो मैंडेटरी है, ऑब्वियसली आपको इंडिया में जज बनना है तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया ही होगे. ठीक है, दूसरा आपने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हो एज अ जज कम से कम 5 साल, मिनिमम 5 years. ठीक है, आप हाई कोर्ट के जज रहे हो, या फिर आपने हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हो कम से कम 10 साल. ठीक है, आप हाई कोर्ट में या तो जज रहे हो 5 साल मिनिमम, या फिर आप हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हो मिनिमम 10 साल. ठीक है, या फिर एक और होती है चीज जिसे बोलते हैं डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट. अब ये डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट क्या होता है. डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वो होता है जो कि एडवोकेट नहीं भी हो, भले ही प्रैक्टिस ना कर रहा हो, बट उसे कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और ये सारी जितनी भी चीजें हैं ना इनकी बहुत अच्छे से जानकारी है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट भी कर सकता है. उसने काफी केसेस में अपने ओपिनियंस भी दिए हैं.
ठीक है, जजेस वगैरह को। तो इसे बेसिकली नॉलेज बहुत है, हालांकि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है बट इन्हें नॉलेज बहुत है लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशंस को इंटरप्रिटेशन का, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इन्हें हम डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट कहते हैं। अच्छा, ये डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कौन डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है कौन नहीं, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, हाई कोर्ट में जज होना चाहिए, या तो मिनिमम 5 साल, या फिर अगर आप हाई कोर्ट में एडवोकेट हो तो मिनिमम 10 साल आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, या फिर आप डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो। और ये कौन डिसाइड करेगा कौन डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है कौन नहीं? वो प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये 4 क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट जज बनने की, ठीक है। देन छोटी छोटी बातें पहले डिस्कस करते हैं। इनकी ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। इनकी जो ओथ है, अगर जब मैंने प्रेसिडेंट पढ़ाया था तो आपको याद होगा, मैंने बताया था प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, तो ओथ एडमिनिस्टर कौन करेगा? सीधी सी बात है, प्रेसिडेंट करेंगे भाई हमारे, ठीक है। तो और इनका रेजिग्नेशन, अगर ये अपना रेजिग्नेशन देते हैं, रिजाइन करते हैं, तो ये अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? अपना रेजिग्नेशन भी ये प्रेसिडेंट को ही देंगे, ठीक है। इनकी ओथ भी एडमिनिस्टर करते हैं प्रेसिडेंट, और इनका रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट ही लेते हैं, ठीक है। देन इनका टेन्योर की बात करी जाए तो टेन्योर तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके टेन्योर की कोई बात की नहीं है, बट एक अपर लिमिट जरूर फिक्स कर दी गई है, वो है अपर लिमिट 65 ईयर्स, ठीक है। 65 ईयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर यू टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज। आपको 65 साल पे रिटायर होना है, ठीक है। टेन्योर हो गया, ओथ हो गई, रेजिग्नेशन हो गया, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, ठीक है। अगर हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करनी है तो चीफ जस्टिस किसको अपॉइंट किया जाता है? तो जो हमारे प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेंगे, सीधी सी बात है, लेकिन प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट जजेस से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कंसल्ट करने के बाद ही वो उन बंदे को या उस बंदे को अपॉइंट करेंगे जिन्होंने रिकमेंड किया है, ठीक है। तो आफ्टर रिकमेंडेशन और आफ्टर कंसल्टेशन जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये अपॉइंट होते हैं, ठीक है। फिर अब यहां पे कुछ जजेस केस, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जजेस केस, ठीक है। तो 3 जजेस केस थे, ठीक है, उनको डिस्कस करना है हमें। तो एक वर्ड आता है कंसल्टेशन, ठीक है। तो जो हमारे चीफ जस्टिस, जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हो गए तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाएगा? भाई मान लो काफी ज्यादा क्वालिफाइड हैं सब, अब क्वालिफिकेशन तो मैंने बता दी, बट अभी इन्हें अपॉइंट कैसे किया जाएगा? तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो पहले जजेस केस में क्या बोला कि जो प्रेसिडेंट है ना, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो कंसल्ट करेंगे किसको? कंसल्ट करेंगे सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और कंसल्ट करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे। बट पहले केस में ये था कि ये कंसल्टेशन जो होगी ना, उस जो भी एडवाइस करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होगी। यानी मान लो चीफ जस्टिस ने अपनी राय दी, लेकिन जरूरी नहीं है प्रेसिडेंट उनकी राय को माने ही माने, ठीक है। फिर आया सेकंड जजेस केस। सेकंड जजेस केस में क्या हुआ? सेकंड जजेस केस, सेकंड जजेस केस में यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी राय देंगे या जिस बंदे को रिकमेंड करेंगे, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं, उसी को सुप्रीम कोर्ट जज बनाएंगे जिसकी हामी सीजेआई ने भरी है, ठीक है। यानी जिसको रिकमेंड किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, उसी को सुप्रीम कोर्ट जज बनाएंगे, और उनकी जो रिकमेंडेशन होगी ना वो बाइंडिंग होगी। फिर इस पे भी डिसएग्रीमेंट हुआ, ये भी भाई बोला गया कि नहीं यार ऐसे कैसे। तो इसमें एक छोटा सा चेंज ये हुआ कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो ऐसे नहीं बोल सकते, उनको कंसल्ट करना पड़ेगा 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है, 2 सीनियर मोस्ट जज
ऑफ कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के, उनको उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस पे भी डिसएग्रीमेंट हुआ, क्योंकि इस टाइम पे इनकी राय, इन जजेस की राय इन चीफ जस्टिस पे बाइंडिंग नहीं थी, तो इसको भी डिसरिगार्ड कर दिया गया। तो जब ये भी डिसरिगार्ड हो गया तो आया थर्ड जजेस केस। ठीक है, तो थर्ड जजेस केस में क्या बोला गया? थर्ड जजेस केस में बोला गया कि भाई ऐसा है, एक कॉलेजियम बनाओ। ठीक है, 4 सीनियर मोस्ट जजेस का। कौन से जजेस? सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। अब जो सीजीआई है ना, सीजीआई जो है ना, वो पहले इनसे कंसल्ट करेगा, इन चारों से। ठीक है, सीनियर मोस्ट जजेस। फिर ये जिसका नाम देंगे उसका नाम ये देंगे प्रेसिडेंट को, और जो प्रेसिडेंट है फिर वो उस जज को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर लेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट भी अलग खिलाड़ी है सब वहां पे भी। तो पार्लियामेंट ने क्या कहा, वहां पे एक बॉडी बनाई, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। ठीक है, तो बोला कि इसके तहत तो हम जज अपॉइंट करेंगे। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट को लगा यार ये तो हमारी उसके बेसिक स्ट्रक्चर को, बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाई कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, इसे हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे रहे हैं। ठीक है, और आप ये जो आपने NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाई है, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये नल एंड वॉइड है। ठीक है, तो फिर बोला चलो ठीक है। तो फिर अब क्या होता है? अब वही होता है कि जो हमारे सीजीआई हैं ये कंसल्ट करते हैं 4 सीनियर मोस्ट जजेस को सुप्रीम कोर्ट के, फिर वो नाम देते हैं, फिर ये प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट जज अपॉइंट करते हैं एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। ये कहानी प्रक्रिया चलती है। ठीक है, अब इतनी बातें कर ली हैं तो ये भी देख लिया जाए कि जजेस को रिमूव कैसे किया जा सकता है। ठीक है, जजेस का इम्पीचमेंट अगर प्रॉपर वर्ड देखें तो वो है इम्पीच कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो जजेस को इम्पीच करना इतना आसान नहीं है भाई, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट जजेस। यहां पे हम जो बात कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जज को इम्पीच करना कोई आसान बात नहीं है। ठीक है, तो इनका इम्पीचमेंट काफी हद तक, एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन काफी हद तक प्रेसिडेंट जैसा है। ठीक है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कब होता था? जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को हर्ट करते थे, यानी कोई कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाई करते थे। जो सुप्रीम कोर्ट जज हैं उनके इम्पीचमेंट का क्या ग्राउंड है? उनके इम्पीचमेंट का ग्राउंड है इनकैपेसिटी, यानी कि वो उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सही डिसीजन दे पाए, एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर। इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ये 2 ग्राउंड्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के इम्पीचमेंट के। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी लागू हो रहा होता है तो इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हो जाता है। अच्छा, रिमूवल का या इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है? ठीक है, अगर हम रिमूवल की बात करें तो रिमूवल में क्या होता है भैया, एक मोशन शुरू करना होता है जिसे हम कहते हैं रिमूवल मोशन। ठीक है, उस सेशन में शुरू होगा ऑब्वियसली, तो इसमें अगर लोकसभा में शुरू हो रहा है, राज्यसभा लोकसभा दोनों में शुरू हो सकता है, तो अगर लोकसभा में हो रहा है तो एटलीस्ट 100 पीपल को इस पे एक पेटिशन के तौर पे इसे साइन करना पड़ेगा, एंड अगर राज्यसभा में शुरू हो रहा है तो 50 मेंबर्स को साइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जैसे ही लोकसभा में अगर है, मान लो लोकसभा में शुरू हुआ और 100 लोगों ने साइन कर दिया, ठीक है, तो फिर ये जाएगा किसके पास? लोकसभा में कौन बैठता है? स्पीकर। ठीक है, अगर राज्यसभा में होता तो ये जाता किसके पास? चेयरमैन के पास। तो जो हमारे स्पीकर महोदय के पास जाता है कि भैया इनको इम्पीच करना है।
अब स्पीकर के पास एक एडिशनल पावर है क्या, कि वो इस मोशन को चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं कि हमको नहीं नहीं भैया ये सही नहीं है, ठीक है। ये स्पीकर के पास पावर है, वो चाहे तो एक्सेप्ट कर ले इस मोशन को, चाहे रिफ्यूज कर दें कि नहीं करना है, ठीक है। मान लो स्पीकर जी भी कहते हैं हाँ भाई मुझे भी ठीक लग रहा है कि इनको नहीं रहना चाहिए, इम्पीच कर देते हैं, तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मोशन को। अब क्या होगा, अब एक 3 मेंबर की कमिटी बनेगी, अब एक 3 मेंबर कमिटी बनेगी, ठीक है। अब ये 3 मेंबर कौन होंगे, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट जज होगा, पहला मेंबर, ठीक है। दूसरा मेंबर होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट जज पहला मेंबर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दूसरा मेंबर, और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरी, तीन मेंबर कौन कौन से होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, मोस्टली सीनियर मोस्ट जज ही होता है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ये 3 मेंबर की कमिटी बनेगी। अब ये कमिटी अपने आप में ना इन्वेस्टिगेट करेगी, ये कमिटी इन्वेस्टिगेट करेगी कि हाँ भैया जो चार्जेस लगे हैं वो सही हैं कि नहीं है, ठीक है। अगर इन्वेस्टिगेशन में इसने पाया कि चार्जेस सही हैं और जो जज है वो गिल्टी है, ठीक है, उसके बाद दोनों ही हाउसेस को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही स्पेशल मेजॉरिटी से उस मोशन को पास करना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ ईच हाउस विच आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। मान लो कि आपके 90 लोग हैं एक हाउस में, ठीक है, तो 2/3 ऑफ 90 प्रेजेंट है 90 लोग, ठीक है, तो ये हुआ 30, यानी 60 लोगों को पास करना ही पड़ेगा तभी 60 लोग जब पास करेंगे स्पेशल मेजॉरिटी से, और दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और दोनों हाउसेस की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। भले ही किसी ने इनिशिएट किया हो, लेकिन इम्पीच करने के लिए दोनों हाउसेस को स्पेशल मेजॉरिटी से ये मोशन पास करना पड़ेगा। जब दोनों हाउसेस पास कर देंगे तो फिर प्रेसिडेंट आते हैं हमारे, प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करते हैं जिससे वो जज निलंबित हो जाते हैं या इम्पीच हो जाते हैं, ठीक है, हटा दिए जाते हैं। कैसे होता है भैया, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, किसी लोकसभा में 100 लोग, राज्यसभा में 50 लोग एक मोशन पास करते हैं, मोशन दिया जाता है स्पीकर को, स्पीकर महोदय पे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो फिर एक 3 मेंबर कमेटी बनती है। इन 3 मेंबर कौन कौन होते हैं, 3 मेंबर होते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और आपका डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ठीक है। ये चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर गिल्टी पाए जाते हैं तो फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही स्पेशल मेजॉरिटी से मोशन को पास करना होता है। फिर आते हैं हमारे प्रेसिडेंट भाई साहब, प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करते हैं और जज इम्पीच हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट जज इम्पीच हो जाता है। आज तक तो कोई जज इम्पीच नहीं हुआ है, ठीक है, आज तक कोई भी जज इम्पीच नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, रिमूवल देख लिया, क्वालिफिकेशन देख लिया, ओथ देख ली, टेन्योर देख लिया। अब एक चीज होती है एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। सो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या है भैया, जब भी जो हमारा सीजीआई की जो पोस्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट है, वो अगर खाली हुई, ये पोस्ट 3 रीजन से खाली हो सकती है।
जब ये पोजीशन वैकेंट हो जाए, यानी इस पोस्ट पे भी कोई है नहीं, ठीक है, फिर या अपॉइंट होना है, ठीक है। दूसरा, जब जो हमारे अभी के चीफ जस्टिस हैं वो टेम्परेली एब्सेंट है, ठीक है, या फिर किसी कारण से वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो जो हमारा प्रेसिडेंट है ना, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकते हैं, ठीक है। ये है एक्टिंग चीफ जस्टिस की कहानी। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकते हैं। कब? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट वेकेंट है किसी कारण से, या फिर टेम्परेरीली एब्सेंट है, या वो कहीं बाहर गए हुए हैं, या फिर कुछ बहुत ज्यादा कुछ भी मिसहैपनिंग सी हो गई है, या फिर अब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में अनेबल हैं, तब प्रेसिडेंट किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इतना। अब एक और टर्म समझते हैं, एडहॉक जज, ठीक है। एडहॉक जज क्या होता है भाई? मान लो कोई वर्कलोड बहुत ज्यादा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पे वर्कलोड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, काम बहुत ज्यादा है, एंड जो सुप्रीम कोर्ट जज है वो कम है, ठीक है। तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, इनके पास एक पावर होती है, क्या? कि ये किसी भी हाई कोर्ट जज को, जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उसको वो कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए सुप्रीम कोर्ट जज बना सकते हैं। परमानेंट जज नहीं बनेगा वो, लेकिन किसी भी हाई कोर्ट जज को वो सुप्रीम कोर्ट जज बना सकते हैं टेम्परेरी टाइम के लिए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए बना सकते हैं, या कुछ स्पेशल केसेस आ गए उस केसेस के लिए बना सकते हैं। और ये कौन बनाएगा? ये बनाएंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली ये ऐसे ही नहीं बना सकते हैं, इन्हें कंसल्ट करना पड़ेगा। कंसल्ट ये किसको करेंगे? प्रेसिडेंट को। एंड जब ये हाई कोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट जज बनेंगे तो इनके पास सारी वो पावर्स होंगी जो एक सुप्रीम कोर्ट जज के पास होती हैं, ठीक है। सारी वो पावर्स जो एक सुप्रीम कोर्ट जज के पावर्स होती हैं वो इनको मिलेंगी। एंड इनकी इस टाइम पे प्राइमरी ड्यूटी ये होगी कि ये सुप्रीम कोर्ट जज के जितनी भी फंक्शनरीज हैं या जितनी भी ड्यूटीज हैं उनको परफॉर्म करें, ठीक है। इनके लिए उस समय हाई कोर्ट जज की ड्यूटीज सेकेंडरी हो जाएंगी, जो सुप्रीम कोर्ट की जज की ड्यूटीज हैं उनको परफॉर्म करना उस समय उनके लिए प्राइमरी ड्यूटी रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया क्या? एडहॉक जज। अब एक और चीज आती है हमारे पास, क्या? रिटायर्ड जज। रिटायर्ड जज। अब भाई मान लो कोई जज रिटायर हो गया, 65 की उम्र हो गई है, रिटायर हो चुके हैं। अब जब रिटायर हो चुके हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास एक और पावर होती है कि वो अगर किसी रिटायर्ड जज को किसी स्पेशल केस के लिए, या फिर वर्कलोड अगेन ज्यादा है, ठीक है, वर्कलोड ज्यादा है एंड जजेस कम है, तो वो उस रिटायर्ड जज को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है, परमानेंट नहीं, कुछ टाइम के लिए। इस टाइम पे जो ये रिटायर्ड जज हैं इनको सारी पावर्स और फैसिलिटीज मिलेंगी जो एक सुप्रीम कोर्ट जज को मिलती हैं, ठीक है। अगर अब हम देखें तो अब हमें पढ़ना है जुरिस्डिक्शन, ठीक है, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट के पास ना 7 तरीके के मोटे तौर पर जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। पहला जुरिस्डिक्शन है इसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, दूसरा है रिट जुरिस्डिक्शन, तीसरा है अपीलिएट
जुरिस्डिक्शन, चौथा है एडवाइजरी, फिर है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, फिर है आपका जुडिशियल रिव्यू, फिर है आपका कुछ अदर पावर्स जो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास 7 तरीके के जुरिस्डिक्शन है। पहला क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यानी कि इसके अलावा और कुछ और अगर उस तरह के कुछ केसेस आ रहे हैं तो इसके अलावा और कोई कोर्ट उसे नहीं सुन सकती, केवल सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है कि वो उस तरह के केस सुनेगी। फिर रिट जुरिस्डिक्शन, अपीलिएट, यानी कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। फिर एडवाइजरी, इसको हम अभी देखेंगे एक एक करके कि क्या क्या होते हैं ये। फिर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जुडिशियल रिव्यू, अदर पावर्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं ओरिजिनल से। ठीक है, मान लो इस तरह का कोई डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट कैसा, सेंटर वर्सेस अदर स्टेट्स में, ठीक है, या फिर सेंटर विद सम स्टेट्स वर्सेस सम अदर स्टेट्स, या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट। ठीक है, कुछ स्टेट है, कोई स्टेट है, कुछ अलग स्टेट है। तो इस तरह के अगर कोई डिस्प्यूट है ना, ठीक है, इस तरह के जितने भी डिस्प्यूट हैं वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे। ठीक है, तो ये है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, कि अगर सेंटर वर्सेस स्टेट्स की कोई डिस्प्यूट चल रही है, स्टेट वर्सेस स्टेट डिस्प्यूट चल रही है, या सेंटर और कुछ स्टेट एक साथ हैं और दूसरे स्टेट्स अलग एक साथ हैं, ठीक है, तो इस तरह के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिसॉल्व कौन करेगा, उनको रिसॉल्व करेगा सुप्रीम कोर्ट। दूसरे जुरिस्डिक्शन पे चलते हैं। दूसरा जुरिस्डिक्शन है रिट जुरिस्डिक्शन। तो रिट जुरिस्डिक्शन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास, मान लो आपका, मैंने जैसे फंडामेंटल राइट्स में पढ़ाया था कि फंडामेंटल राइट्स आपके कुछ ब्रीच हुए, तो मैंने बताया था कि रिट्स इशू कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास 5 तरीके के रिट्स इशू करने की ताकत है। कौन कौन सी, हेबियस कॉर्पस, ठीक है, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्योररी और क्वो वारंटो। ठीक है, ये 5 तरीके की रिट्स है। रिट्स को हम अलग से डिस्कस करेंगे वरना ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो रिट्स को हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, रिट केवल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ये ही इशू कर सकती हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक ये जुरिस्डिक्शन है, रिट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, ओरिजिनल हो गया, रिट हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे अपीलेट। अपीलेट जुरिस्डिक्शन, मान लो कि कुछ मैटर चल रहा है जूनियर कोर्ट्स में, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ठीक है, बट वहां पे कुछ और फैसला दिया गया है एंड आप उससे खुश नहीं है। ठीक है, आप उससे खुश नहीं है, तो आप कहां पे अपील करेंगे, आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, और ये बेसिकली 4 बड़े कैटेगरीज में डिवाइडेड है। क्या, अपीलेट आप कब कर सकते हो, जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, यानी कोई आपको लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सही से इंटरप्रेट नहीं किया गया है जो जूनियर कोर्ट्स हैं उनके द्वारा। ठीक है, फिर सिविल मैटर है कुछ, ठीक है, कोई भी सिविल मैटर ले सकते हो आप। फिर अगर आपको लग रहा है कोई क्रिमिनल मैटर है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आप अगर जूनियर कोर्ट्स के फैसलों से खुश नहीं हो तो आप कहां पे अपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में। फिर कोई भी स्पेशल केस अगर आपको लगता है कि इस केस से आप संतुष्ट नहीं हो, आप जजमेंट से खुश नहीं हो, ठीक है, तो आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का एक और। देन आ जाता है क्या, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है आपका,
एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में एक आर्टिकल आता है, जैसे आर्टिकल 143, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। आर्टिकल 143 क्या है? आर्टिकल 143 कहता है कि एक प्रेसिडेंट जब भी चाहे सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन ले सकता है, कंसल्ट कर सकता है। किस चीज के रिगार्डिंग? कोई भी एक, मान लो कोई भी लॉ बन रहा है, ठीक है, मान लो कोई भी लॉ बन रहा है या फिर कोई भी एक उसके कुछ फैक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, कोई भी लॉ बन रहा है। अब उस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तो सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा ही करेगा, लेकिन उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इस बारे में जो प्रेसिडेंट है वो जानकारी ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट की जो ओपिनियन है वो ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन या जो भी रिकमेंडेशन है वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट ले सकता है। और ये ऐसा मैटर है जिस जो लॉ और फैक्ट्स वाला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है, ठीक है, कि हमें कोई ओपिनियन नहीं देना है, तो उसमें कोई वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। बट दूसरा जो केस है जिसमें प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है, मान लो कोई ट्रीटी हुई आजादी से पहले, ठीक है, कोई ट्रीटी या कोई एग्रीमेंट है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वक्त के साथ साथ चेंजेस आते ही हैं किसी भी ट्रीटी में, किसी भी एग्रीमेंट में। तो मान लो उसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल है, तो वो यहां पे सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय देनी ही पड़ेगी, अपना ओपिनियन। अगेन सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन होगा वो प्रेसिडेंट पे बाध्य नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, लेकिन वो अपना ओपिनियन देना जरूरी है। यहाँ पे लॉ और फैक्ट्स में सुप्रीम कोर्ट मना कर सकती है कि भाई हमारे पास कोई ओपिनियन नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन यहां पे ट्रीटी और एग्रीमेंट के केस में सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकती प्रेसिडेंट को ओपिनियन देने से, कंसल्टेशन देने से, ठीक है। यहां पे भी उसकी बाइंडिंग नहीं होगी, लेकिन अब उसको देना जरूर पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जुरिस्डिक्शन हम देख लेते हैं। एडवाइजरी हो गया, अपीलिएट हो गया, रिट हो गया और ओरिजिनल हो गया, 4 हो गए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड पे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है? जितने भी पहले के जजमेंट होते हैं ना, जजमेंट होते हैं, ठीक है, केस खत्म हो गया तो उसके बाद उसके जजमेंट्स एज अ रिकॉर्ड रखे जाते हैं ना। जजमेंट हो गए, फिर आपके रिकॉर्ड्स हो गए, फिर कुछ एविडेंसेस हो गए, वो सारी चीजें रखी जाती है ना। तो आगे के जजमेंट्स या सिमिलर केसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट उनको इस्तेमाल कर सकती है। एक तो ये पहलू हो गया, तो ये हो गया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, अपने लीगल रेफरेंसेस के लिए, लीगल प्रेसिडेंट्स के लिए ये एज अ टेस्टिमनी इसे रख सकती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीजें रख सकती है। एंड दूसरा पहलू इसका ये हो गया कि अगर कोई इसका कंटेम्प्ट करता है, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे पनिश भी कर सकती है। उस पनिशमेंट के अलग अलग प्रोविजंस हैं, बट अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो पनिश भी कर सकती है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है क्या? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर है सुप्रीम कोर्ट की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर्स, कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, या कोई भी लॉ बन रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया, तो सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है। तो ये है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पार्लियामेंट कोई भी काम ऐसे ही नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट है ये चेक करने के लिए कि वो काम सही है या नहीं है, ठीक है। कोई भी बिल ऐसे ही कोई भी लॉ ऐसे ही नहीं बन सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन नहीं किया जा सकता। और कोई भी ऐसा लॉ, आर्टिकल 13 पढ़ा था ना हमने फंडामेंटल राइट्स में, कोई भी ऐसा लॉ जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करेगा वो नल एंड वॉइड
करार कर दिया जाएगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो वो किसके थ्रू करेगा? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के थ्रू करेगा। ठीक है। अब सातवीं है थोड़ी सी एक्सटेंडेड पावर, जिसे हम अदर पावर्स करके कहते हैं। अदर पावर्स में क्या है? जैसे मैंने प्रेसिडेंट में आपको पढ़ाया था कि अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आपका किसी भी कारण से नल एंड वॉइड करार दिया जाता है, तो वो और कोई कोर्ट नहीं कर सकती और कोई एजेंसी नहीं कर सकती, केवल एंड केवल सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में देखेगी। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इन दोनों को हैंडल केवल सुप्रीम कोर्ट करती है। ठीक है। फिर एक और जो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है वो ये होती है कि उसके खुद के जजमेंट्स, मान लो एक केस था 2009 में, एक केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, जजमेंट 1। ठीक है। अब 2019 में एक और केस आया सिमिलर टाइप का, लेकिन उसको लगा सुप्रीम कोर्ट को कि पहले जो जजमेंट था वो सही, एग्जैक्टली सही नहीं था, तो उसने दिया जजमेंट 2। तो उसमें यह नहीं होगा कि जजमेंट 1 गलत था और जजमेंट 2 सही है, या जजमेंट 2 गलत हो रहा है, जजमेंट 1 सही था। अपने जो जजमेंट्स हैं उनको चेंज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। ठीक है। तो सेल्फ करेक्ट अपने आप को कर सकती है। फिर एक और पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। मान लो कोई केस हाई कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, तो हाई कोर्ट से ट्रांसफर कर सकती है खुद को वो केस। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर सकती है हाई कोर्ट या जूनियर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई भी कोर्ट से खुद को वो केस ट्रांसफर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जो फैसला दे दिया, एक और पावर है ये, वो सारे कोर्ट्स के लिए, जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं उन पे वो फैसला बाइंडिंग होगा। ठीक है। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे यूपीएससी के जो चेयरमैन है ना और इसके मेंबर्स, भाई प्रेसिडेंट ने बोला कि, प्रेसिडेंट जी जो हैं उन्होंने बोला भाई सुप्रीम कोर्ट सुनो, मैं चाहता हूं तुम इनके बिहेवियर पे और ये किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरीके से ये काम कर रहे हैं वो चेक करो। ठीक है। प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ये टास्क दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया कि क्या है क्या नहीं, और इन्होंने पाया कि यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। ठीक है। काम अपना ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि इनको हटा देना चाहिए। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन्हें हटा देना चाहिए। प्रेसिडेंट के लिए ये ओपिनियन बाइंडिंग हो जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इन्हें हटाना चाहिए तो हटाया ही जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ने खुद ही बोला था, आप खुद चेक करो। ठीक है। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर हो जाती है। फिर कुछ चीजें जैसे जो सुप्रीम कोर्ट होती है वही हमारी गारंटर होती है। क्या? गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स होती है। ठीक है। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, राइट। जो जितना भी पढ़ा है ना वो सारा इन नोट्स में लिखा हुआ है, और ये नोट्स में आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू लेट मी नो अगर कुछ आपको डाउट्स हो या क्वेरी हो, एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं मैक्सिमम चैप्टर्स लक्ष्मीकांत के सीडीएस ओरिएंटेड जो भी हैं उनका सबके वीडियोस बना के एक पूरी सीरीज कंप्लीट कर दूं। अराउंड मेरा टारगेट है 30-40 चैप्टर्स तो मैं कंप्लीट कर ही लूं किसी भी तरीके से। सो पैरेलली एफकैट का भी चल रहा है एंड अदर सब्जेक्ट्स भी चलेंगे सीडीएस के। सीडीएस स्ट्रैटेजी का एक वीडियो आ रहा है, देखना उसे, उससे तुम्हें काफ़ी इंसाइट्स मिलेगी किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से क्या कवर करना है। ठीक है। सो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना यार, वहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी, कुछ भी वहाँ पे इररेलेवेंट नहीं पुट ऑन हो रहा है। सो that is it for today yaar. Thank you so much and keep learning, keep growing यार। बाकी और क्या, sorted भाई। Okay bye.